हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, वेदांता लिमिटेड में आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल चुका है। फिर से इन सब चीज़ों पर भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वार्टर 2 नंबर्स को लेकर अभी के टाइम क्या बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है, सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी इस रिजल्ट के लिए क्या डिविडेंड बोनस देने वाली है, कितना यहाँ पे दे सकती है, इन सब को भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले बजट से रिलेटेड और अभी के टाइम जो है कंपनी ने, वेदांता लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है एक बड़ी अपडेट के साथ, तो वो भी कवर करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर बात करें प्राइस को लेकर तो 465 रुपये 60 पैसे अभी के टाइम देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी प्राइस यहाँ पे नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंट्राडे की हाई को लेकर बात की जाए, इंट्राडे की हाई जो प्राइस को लेकर अगर बात की जाए तो 468 रुपये 20 पैसे इंट्राडे का हाई देखने को मिला है। इसी के अलावा पिछले 5 सेशन में अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट देखने को मिला है। खासकर 2 सेशन में अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल 4% से अधिक का देखने को नजर आया है। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो रिकवरी मोड है वो कंपनी का वापस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट 1 मंथ में 8%, 6 महीने की अगर बात की जाए तो लगभग 2.5% और 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 9% की अभी गिरावट चल रही है। पर कुछ खबरें अभी के टाइम इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। तो केम्बे बेसिन तेल एवं गैस ब्लॉक के लिए विस्तार नए दिए जाने के खिलाफ वेदांता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर लिया है। अब क्या अपडेट है तो वो भी आप समझ सकते हैं कि फिलहाल वेदांता ने केम्बे बेसिन तेल और गैस ब्लॉक का उपयोग जारी रखने के लिए विस्तार देने से इनकार करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जबकि वेदांता लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने 26 सितंबर को मामले की सुनवाई की थी, जबकि अटॉर्नी जनरल AGR के वेंकट रमण हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय DGH की ओर से पेश हुई याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी है, क्योंकि आदेश के अनुसार वेदांता ने एक प्रस्ताव दिया जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। हालांकि न्यायालय के आदेश का प्रस्तावित विवरण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होने वाली है। वेदांता 30 अगस्त 1998 को उत्पादन साझेदारी अनुबंध PSC दिए जाने के बाद से गुजरात के केम्बे बेसिन से अब तटीय CBOS 2 ब्लॉक का संचालन कर रहा था। इस ब्लॉक में लक्ष्मी और गौरी क्षेत्र शामिल हैं, जो रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 3400 बैरल तेल और 3.4 लाख मानक घन मीटर गैस का उत्पादन करते हैं। तो अभी के टाइम इस पर जो PSC की जो अवधि 30 जून 2023 को समाप्त हो गई थी। यद्यपि वेदांता के विस्तार अनुरोध पर विचार करते समय परिचालन जारी रहा, लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 सितंबर के पत्र के माध्यम से आवेदन को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। और इसी के बाद सरकार ने ONGC को निर्देश दिया कि वह नया अनुबंध मिलने तक CBOS 2 से जुड़ी परिसंपत्तियां, डेटा परिसंचालन और जिम्मेदारियों का अंतरिम नियंत्रण अपने हाथ में ले। तो इसी याचिका को अभी के टाइम जो है यह दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट में अभी के टाइम जो है ले जाया गया है। अब इसकी जो सुनवाई है वो 10 अक्टूबर को रहने वाली है। इस सुनवाई के दौरान क्या अपडेट निकल के आती है वो 10 अक्टूबर को बड़ा दिन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे चांदी में उछाल, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के लिए कैसे रही है शैतानी धातु, क्योंकि अभी के टाइम कुछ खबरें जो देखने को मिल रही है तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विश्व रैंकिंग और मूल्य अनुसंधान क्षमता में भी काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला, जबकि वेदांता का जो प्रत्यक्ष समेकित उत्थान है उस पर बड़ा सवाल देखने को मिला ये कि हिंदुस्तान जिंक की वित्तीय स्थिति सीधे तौर पर उसकी मूल कंपनी वेदांता से जुड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक इस विविध करती प्रमुख कंपनी के लिए एक आधारशिला संपत्ति है जो वेदांता के समेकित EBITDA से लगभग 40% का योगदान देती है। इसलिए चांदी में निरंतर मजबूत वृद्धि देखने को मिली है, जिससे EBITDA में वृद्धि और हिंदुस्तान जिंक के संभावित पुनर्मूल्यांकन वेदांता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वृद्धि प्रदान करने की उम्मीद रहने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे वेदांता के पक्ष में काफ़ी बढ़िया अपडेट देखने को मिली है और वेदांता में 3% की तेजी भी रही है। तो MK ने चांदी की कीमतों को तेजी में बताया है। तो यहाँ पे अभी के टाइम को जो एक्सपर्ट यहाँ पे जो घरेलू ब्रोकरेज देखने को मिला है, MK ग्लोबल फाइनेंशियल का मानना है कि चांदी की कीमतों में तेजी का मुख्य लाभार्थी हिंदुस्तान जिंक है, जो इस साल अब तक 63% तक बढ़ चुकी है। और ब्रोकरेज को लगता है कि मौजूदा कीमतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान जिंक की कीमतों में प्रबल बढ़ोतरी नजर आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट देखने को अपडेट नजर आई है, क्योंकि ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता का चांदी में निवेश कम है, क्योंकि आम सहमति की उम्मीदें और हाल ही के महीनों में चांदी में मजबूत बदलाव के अनुरूप है। धातु अभी तक
$47 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है, और जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में यह $34 प्रति औंस वित्त वर्ष 2025 से $30 प्रति औंस पर देखने को मिल रही थी। तो इस प्रकार यहाँ पे अंतर काफ़ी बढ़िया देखने को नजर आई। अब टेक्निकली डेटा का अगर रुख किया जाए तो टेक्निकली डेटा में अभी के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखने को मिली है कि लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बना था और यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था। पिछले टाइम भी कंपनी का यहाँ पे डिविडेंड था, पर यहाँ पे फिर से डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। तो ये वीक पॉइंट देखने को मिला। और जब से डेथ क्रॉसओवर से यहाँ पे जिस दिन डेथ क्रॉसओवर बना था तो उस दिन के आप कैंडल देख सकते हैं कि अभी के टाइम जो टेक्निकली डेटा है, और जब भी दोस्तों डेथ क्रॉसओवर जब बनता है मार्केट में तो कहीं ना एक बड़ा करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को रिसेंटली नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम देखने को आपको मिला था कि जिस दिन डेथ क्रॉसओवर बना था उस दिन के कैंडल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टोटली एक बड़ी कैंडल है, और वो भी रेड कैंडल देखने को मिली है इंट्राडे की। फुल इंट्राडे की कैंडल मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लास्ट 2 सेशन की अगर कैंडल अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी कैंडल स्टिक यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे बना है, क्योंकि वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी है। और इसके अलावा अभी के टाइम कंपनी के बेसिक डिटेल्स स्कोर कवर करें तो यहाँ पे एसएम इंडिकेटर काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसएम इंडिकेटर आज की अगर क्लोजिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज की प्राइस आपको 465 रुपये 60 पैसे देखने को मिली। उसी की बदौलत अभी के टाइम इन सभी इंडिकेटर से अभी ऊपर कारोबार अभी कर रहा है एसएम इंडिकेटर से, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अभी कंपनी की बेसिक और चीज़ों को अगर कवर करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज 2 करोड़ की वॉल्यूम रही है, जो काफ़ी शानदार डेटाबेस को भी प्रदर्शित कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को अगर बात करी जाए, डिविडेंड से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी ने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा डिविडेंड जो आपको दिया था वो बेहतरीन था। कंपनी लगातार हर साल जो है जितना रिटर्न नहीं देती उससे ज़्यादा तो कंपनी हमेशा डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं या एक अच्छा अनाउंसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम इंटरम डिविडेंड 16 रुपये का दिया था। तो इस बार अगर बात की जाए तो कंपनी जो फाइनल डिविडेंड है वो कितना दे सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो कंपनी डिविडेंड कितना देती है, क्योंकि एवरेजन अगर डेटा अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ जो एक्सपर्ट के अनुसार जो है जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है कि कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड फिर देती है या नहीं, साथ ही साथ या फिर 15 से 16 के देता है या फिर 7 रुपये के अंडर में देती है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जब तक कंपनी की तरफ से एसएसपी रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक चीज़ों में जो है कभी भी जो है क्लियरिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस वीक के अंत तक या नेक्स्ट वीक में आपको जो है स्टार्टिंग में आपको जल्द ही इसकी एसएसपी कंपनी के रिलीज़ देखने को मिल सकती है, और कंपनी के एसएसपी में क्या बदलाव आते हैं वो आपको नंबर्स का भी अंदेशा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड बोनस से रिलेटेड भी अपडेट कंपनी साझा कर देगी जब बोर्ड मीटिंग की डेट अपडेट साझा होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने को मिला कि लास्ट टाइम एफआई वालों की होल्डिंग डाउन हुई थी, साथ ही साथ डीआई वालों ने इंक्रीज की, यहाँ पे गवर्नमेंट फिर से स्टेक डाउन हुआ था और पब्लिक स्टेक फिर से इंप्रूव हुआ था। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदली थी, तो ये एक अच्छा मौका भी देखने को मिला था। अब यहाँ पे कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर 26 सितंबर को अपडेट जारी कर दिया था, यानी कि कल से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज होने जा रही है 48 आवर्स के लिए। तो ये बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है जल्द आने वाली बोर्ड बैठक के दौरान। पर बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।